की क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। क्या है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत? इस टॉपिक में हाइजेनबर्ग जो नाम सुन रहे हैं ये साइंटिस्ट का नाम है। अनिश्चितता शब्द का यूज क्यों हुआ है, किस कॉन्सेप्ट से ये संबंधित है, इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट बताया जाएगा। ये प्रयोग आपको इस टॉपिक को समझने के लायक बनाएगा, इसके हर एक लाइन को समझने के लायक बनाएगा। जितना दिन से आप क्लास हमारे पास कर रहे हैं, जितना टॉपिक पढ़े हैं, सबसे ज्यादा समझने वाला आज का टॉपिक पूरा, इसमें एनर्जी वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, जो पूरा डिस्कस करते हुए एक्सपेरिमेंट समझाते हुए तब हम दोबारा इस टॉपिक पर आएंगे। देखिए ये एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कोई अंधेरे में रखी हुई वस्तु आप देखना चाहते हैं लेकिन देख नहीं पाते, क्यों? क्योंकि उसके सतह से प्रकाश का परावर्तन नहीं है। लेकिन जैसे ही लाइट उस पर पड़ता है, आप स्विच ऑन करते हैं, लाइट जल उठता है, तो आपको रखी हुई वस्तु दिखाई देती है। इसका मेन कारण क्या है कि उसके सतह से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो कोई भी ये आपको क्यों दिखाई दे रहा है, या क्लास में रखा हुआ हर एक ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज क्यों आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसके सतह से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो कोई भी चीज देखने का मेन कॉन्सेप्ट है कि उसके सतह से प्रकाश का परावर्तन जब तक से नहीं होगा वो नहीं दिखाई देगा। तो हमको इस कक्ष में घूमते हुए, इस कक्ष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को देखना है। हम इस इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देखने के लिए आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी एक ऐसा जगह होता है जहां स्विच ऑन करते ही लाइट जल उठता है और वो लाइट जाकर इलेक्ट्रॉन पर पड़ता है और तब हमें इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है। तो हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर लगातार घूम रहा है, हम इसको देख लें कि ये नाभिक से एग्जैक्ट कितने दूरी पर है। तो इसके लिए हम क्या किए, कम वेवलेंथ का, कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश का यूज किया। आप लोग को इतना तो जरूर जानकारी है कि E बराबर hc/λ होता है और तरंगदैर्घ्य और ऊर्जा में उल्टा का संबंध होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसकी ऊर्जा अधिक। अपने से सोचिए, जो नहीं पढ़े हैं, कि अगर लैम्डा का मान 10 रहे, लैम्डा का मान 15 रहे, कम अधिक आएगा ऊर्जा 10 में 15 में, क्योंकि 10 का मतलब कम संख्या से भाग जाएगा और 15 का मतलब ज्यादा से भाग जाएगा। तो लैम्डा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ऊर्जा का मान बढ़ेगा। इसके जस्ट उल्टा, लैम्डा का मान जितना ही कम होगा, कम संख्या से भाग लगेगा, ऊर्जा का मान बढ़ेगा। तो सीधे एक लाइन अपने दिमाग में रख लीजिए, तो आज का पढ़ाई समझिए। तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से यूज करते हैं और लैम्डा और ऊर्जा में उल्टा का संबंध होता है। लैम्डा का मान जितना अधिक, ऊर्जा का मान कम। लैम्डा का मान जितना ही कम, सीधे सीधे एक लाइन में कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य और ऊर्जा में उल्टा का संबंध होता है। तो आप ही बताइए, यहाँ कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश यूज किए तो आराम से ये इलेक्ट्रॉन दिखाई तो दे दिया, लेकिन इस प्रकाश के बारे में क्या नॉलेज है? इस प्रकाश में जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको फोटोन कहते हैं, और उस फोटोन की ऊर्जा कम होगी क्या? अधिक। तरंगदैर्घ्य हम कम लिए हैं, काफी ऊर्जावान प्रकाश होगी।
क्योंकि कम तरंग है जब जब होगा तो ऊर्जा का मान अधिक। तो ऐसा प्रकाश जब इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगा तो अपनी ऊर्जा को स्थानांतरित कर देगा। किसको? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही स्थानांतरित करेगा इसकी गतिज ऊर्जा बदल जाएगी। और गतिज ऊर्जा का सूत्र आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, हाफ mv² गतिज ऊर्जा होता है। ध्यान से, कम तरंगदैर्घ्य का हमने प्रकाश यूज किया जो काफी ऊर्जावान प्रकाश थी। जैसे ही पड़ा इस इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा बदल के रख दिया, मतलब गतिज ऊर्जा बदल के रख दिया। गतिज ऊर्जा बदला तो वेग बदल गया, और वेग बदला तो संवेग बदल गया, क्योंकि संवेग बराबर द्रव्यमान वेग। तो हम क्या समझाना चाहते हैं इस प्रयोग में कि देखिए, हम इस इलेक्ट्रॉन को सही सही देखना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो हम कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश का यूज किए, देखने में सफल रहे इलेक्ट्रॉन कितना दूरी पर है नाभिक से पता चल गया। लेकिन इसके चक्कर में हम अधिक कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश का यूज किए तो काफी ऊर्जावान थी, जिसके पड़ते ही इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बदल गई। गतिज ऊर्जा बदल गई तो वेग बदल गया, वेग बदल गया तो संवेग बदल गया। तो हम स्थिति निर्धारित कर लिए, संवेग बदल गया। अब हम चाह रहे हैं कि जो संवेग बदल गया वो मत बदले। तो मत बदले तो हम कम तरंगदैर्घ्य की जगह अधिक तरंगदैर्घ्य, ज्यादा तरंगदैर्घ्य ले लिए। तो तरंगदैर्घ्य ज्यादा तो ऊर्जा कम। तो अब फोटोन टकराएगा, अब लाइट का ये कण टकराएगा तो गतिज ऊर्जा नहीं बदलेगी, वेग नहीं बदलेगा। तो वेग नहीं बदलेगा तो संवेग भी नहीं बदलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अधिक तरंगदैर्घ्य लेने पर इलेक्ट्रॉन कहाँ है दिखाई नहीं देगा। वास्तविक स्थिति यहाँ हम नहीं निर्धारित करेंगे, यानी स्थिति अनिश्चित हो गया, संवेग निश्चित हो गया, स्थिति अनिश्चित हो गया। तो पहले प्रयोग के माध्यम से हम क्या समझाना चाहें कि जब हम स्थिति सही सही निर्धारित किए तो संवेग अनिश्चित, संवेग सही सही निर्धारित कर पाए तो इसी से संबंधित है आज का ये टॉपिक, जिसका नाम है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। अभी कास्टिंग चल रहा था, मतलब स्टार्टिंग का। क्या है अनिश्चितता शब्द, इसको समझाने का प्रयास किया। ये अनिश्चितता शब्द का उपयोग कहाँ होता है। दो ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होती है। एक की निश्चितता से दूसरे की अनिश्चितता, दूसरे की निश्चितता से पहले वाले की अनिश्चितता हो जाती है। जैसे स्थिति सही सही निर्धारित किए, निश्चित किए तो संवेग अनिश्चित, संवेग सही सही निर्धारित किए तो स्थिति अनिश्चित। तो इसी से संबंधित आज का ये टॉपिक हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। दिया गया है हाइजेनबर्ग के द्वारा 1927 ईस्वी में। इसका स्टेटमेंट कहता है इलेक्ट्रॉन जैसे तीव्र गतिशील कण के लिए, इलेक्ट्रॉन जैसे तीव्र गतिशील कण के लिए एक ही साथ ना ही स्थिति और ना संवेग, दोनों में से किसी को एक साथ निर्धारित नहीं कर सकते। अगर एक को सही सही निर्धारित करते, स्थिति को सही सही निर्धारित करते तो संवेग अनिश्चित हो जाता है, संवेग को सही सही निर्धारित करते तो स्थिति। और अब मेन स्टेटमेंट क्या है, हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट है कि स्थिति की अनिश्चितता मतलब डेल्टा एक्स, इलेक्ट्रॉन जैसे तीव्र गतिशील कण के लिए स्थिति की अनिश्चितता को हमने डेल्टा एक्स माना, और वेग की अनिश्चितता, संवेग की अनिश्चितता को डेल्टा पी, यानी संवेग की अनिश्चितता को डेल्टा पी। और क्या है हाइजेनबर्ग का स्टेटमेंट कि इलेक्ट्रॉन जैसे तीव्र गतिशील कण के लिए स्थिति की अनिश्चितता और संवेग की अनिश्चितता का गुणनफल h/4π से बड़ा या बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के कण के लिए, तीव्र गतिशील हल्के कण के लिए स्थिति की अनिश्चितता मतलब डेल्टा एक्स, संवेग की अनिश्चितता मतलब डेल्टा पी का गुणनफल हमेशा h/4π से बड़ा या बराबर होता है। अब यहाँ आप सभी स्टूडेंट जानते हैं h क्या है, प्लैंक का नियतांक।
और अलग से आप सभी इतना जानते हैं कि P बराबर mv होता है। तो अगर हम डेल्टा P ले रहे हैं, आपको पता होना चाहिए इस दोनों में बदलने वाला कौन है, वेग। ऐसा नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी से टकराएगा तो अगर हाफ 500 ग्राम का है तो 1 kg का हो जाएगा। ऐसा होता तो आपसे भी कोई टकराता तो आप तुरंत 10 क्विंटल के हो जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी कि ये एग्जाम्पल इसलिए दिए क्योंकि मास नहीं बदलता। बदलता क्या है कि कोई अगर धीरे धीरे चल रहा है, टकरा जाए तो इसका स्पीड आ जाए, तो वेग बदलता है। तो वेग के आगे हम डेल्टा लगा रहे हैं। यहाँ देखिए P बराबर mv लिखे, इसके आगे डेल्टा लगाए तो इसके आगे डेल्टा नहीं लग सकता है। इसमें कौन बदलने वाला है, जो बदलने वाला है उसके आगे डेल्टा लगेगा। अब इसका मान उठाकर हम यहाँ रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में। तो ऐसा करने से हमें एक और समीकरण मिल जाएगा। ये हो गया m डेल्टा v इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4 और अब डेल्टा x इंटू डेल्टा v इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4πm। तो ये है दो समीकरण, एक स्थिति की अनिश्चितता और संवेग की अनिश्चितता से संबंधित, और दूसरा स्थिति की अनिश्चितता और वेग की अनिश्चितता से संबंधित। दो सूत्र आ गया हाइजेनबर्ग का। इसी पर आधारित आपको एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बनाना है। एक बार फिर से बता दें, स्थिति की अनिश्चितता और संवेग की अनिश्चितता का गुणनफल हमेशा h/4π से बड़ा या बराबर होता है। यही है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का अर्थ है कि कुछ भौतिक राशियां एक दूसरे पर आश्रित होती है, डिपेंडेंट होती है। एक की निश्चितता से दूसरे की अनिश्चितता उत्पन्न जाती है। मतलब जैसे स्थिति को हमने निर्धारित किया तो संवेग अनिश्चित, संवेग को हमने निर्धारित किया सही तो स्थिति अनिश्चित हो गई। तो ये था आपका आज का टॉपिक हाइजेन